हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th की ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 3। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो जो चैनल पर नया है जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में बेल आइकन का बटन होगा उसे भी प्रेस कर देना। तो ये जो चैप्टर 3 है, मैं चैप्टर 3 इसलिए पढ़वा रही हूँ क्योंकि ये आपके सेकेंड टर्म के सिलेबस में है और सेकेंड टर्म में के एग्ज़ाम में भी ये आपके आएगा सोशल साइंस में। तो इसलिए इस चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। बाकी जिसको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की वीडियो चाहिए होगी मुझे ज़रूर कमेंट करना, तो मैं उसकी भी वीडियो लेकर आऊँगी। तो अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि द टर्म ड्रेंज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, यानी कि जो ड्रेंज वर्ड है, ठीक है, ड्रेंज वर्ड जो है वो एक एरिया के नदी के सिस्टम की जो है हमें डिस्क्राइब करता है। अभी कहता है कि अगर हम देखें फिजिकल मैप देखें भारत का, तो आप देखेंगे कि अलग अलग डायरेक्शन से छोटी छोटी फ्लोइंग आकर एक साथ मिल जाती हैं। फ्लोइंग जो होती है ना, देखो, फ्लोइंग हम बोलते हैं धाराएं। जब हम देखते हैं पानी की धार बोलते हैं ना हम, तो वही धाराएं हो गई, यानी कि वही। तो फ्लोइंग जो होती है, फ्लोइंग आकर एक साथ मिल जाती है और वो एक नदी को बनाती हैं, एक नदी को फॉर्म करती हैं। अब देखो ये कहता है कि इनका जो निकास है, ठीक है, ये भी जो है किसी न किसी चीज़ से तो आया है पानी। तो जो इनका निकास है वो किसी बड़े जलाशय है, जैसे कि ले सकते हैं झील, ठीक है, समुद्र होता है और ओशियंस हो गए, ठीक है, महासागर में होता है। तो एक नदी का सिस्टम द्वारा जैसे क्षेत्र का जो जितना भी एरिया का जो वाटर है, ठीक है, वो ड्रेन होता है, उसी को ही हम ड्रेंच बेसिन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो मैप के बारे में, अगर हम मैप को पढ़ें, ठीक है, उसके बारे पर डिस्कशन करें, तो हमें ये पता चलता है कि कोई भी जो ऊंचा एरिया है, जैसे कि पर्वत होता है या फिर ऊंची जो ज़मीन होती है, दो पड़ोसी ड्रेन्स ड्रेन्स बेसिन होते हैं, उनको एक दूसरे से अलग करती है। तो इस तरह की हाई, मैं एक तरीके से क्या बोलती हूँ, इस तरीके से ऊंची ज़मीन को ही हम क्या कहते हैं, वाटर डिवाइड कहते हैं। ठीक है, यानी कि सच एन अपलैंड, यानी कि अपलैंड को ही हम वाटर डिवाइड कहते हैं। ठीक है, चलो, अब हमें दिया गया है कि सबसे पहले आपको फर्स्ट दे रखा है कि ड्रेन सिस्टम इन इंडिया। तो ड्रेन सिस्टम इन इंडिया, भारत में ड्रेन सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कहा गया है कि भारत के ड्रेन सिस्टम का जो मेनली कंट्रोल है वो किस पर है, वो फिजिकल उसकी जो शेप्स के द्वारा होता है। इस आधार पर हम भारतीय नदियों को दो उसमें बांटा गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है द हिमालयन रिवर्स और दूसरी है द पेनिनसुलर रिवर्स। अब यहाँ पर कहा गया है कि भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में, यानी कि भारत के दो फिजियोग्राफिक, ठीक है, फिजियोग्राफिक एरिया से उत्पन्न होने के कारण हिमालय और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। और हिमालय की ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो 12 महीने, मतलब 12 मासी नदियाँ होती हैं। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर कहा गया, तो इनमें जो है साल भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें बारिश के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाली जितनी भी बर्फ होती है उससे जो है वाटर प्राप्त होता है। तो हिमालय की दो मुख्य नदियां हैं, पहली है सिंधु और दूसरी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहा गया है कि इसी पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है और इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्जों का निर्माण किया और हिमालय की नदियाँ अपने प्रोडक्शन के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले ये देखते हैं कि ये है, ठीक है, अब ये अपने रास्ते के ऊपरी भागों में जो है बहुत ही ज़्यादा पेनिनसुलर जो रिवर्स होती हैं, ठीक है, उन अपना काफ़ी ज़्यादा ये जो है काम करती है, सीजनल काम करती है। उसके बाद ये कहता है और अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू जो होता है, ठीक है, सिल्ट और बालू को तो मतलब नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, तो अब ये देखो कि सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया, अब देखो मिडिल और हमारी जो लोअर कोर्सेज होते हैं,
ठीक है। मिडल और लोअर कोर्सेज की बात करें तो वहाँ पे ये नदियाँ क्या होती हैं, ये नदियाँ आपस में मींडर्स और गोखुर जो होते हैं, गोखुर झील, और उसको गोखुर झील को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक्स, और अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी जो हैं और भी काफ़ी सारी डिपोजिशनल फीचर्स जो हैं उसका ये निर्माण करती है। ठीक है, ये ज़रूरी है, तो साथ के साथ मैं इसलिए आपको बताती जा रही हूँ। ठीक है, अब ये कहता है उसका निर्माण करती है, और ये पास के जितने भी डेल्टाओं का, ये भी पास के जो जितने भी डेल्टा हैं उनका भी निर्माण करती है। और ज़्यादातर पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं, ठीक है, वो मौसमी होती है, क्योंकि इनका जो फ्लो है वो रेन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब जो ड्राई सीज़न होते हैं, ठीक है, ड्राई सीज़न में बड़ी नदियों का जो वाटर है वो भी घटकर छोटी छोटी फ्लोइंग में बहने लगता है, और हिमालय की नदियों की तुलना में पेनिनसुलर रिवर्स की लंबाई कम और छिछली होती है। ठीक है, कम तो होती है, और कैसी होती है, और शैलोअर होती है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारी फिर भी इनमें से कुछ हमारी बात करूँ तो इनमें से फिर भी कुछ ओरिजिनेट सेंट्रल हाईलैंड्स जो होते हैं ना उनसे निकलती है और पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? जो पेनिनसुलर इंडिया की ज़्यादातर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, ये बताया गया है। अब देखते हैं द हिमालयन रिवर्स। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे हिमालय की नदियों के बारे में। अभी आपको दे रखा है कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। ठीक है, ज़रूरी है ये टॉपिक तो याद रखना, पेपर में आ जाएगी हिमालय से निकलने वाली कोई नदियों के नाम बताओ, तो आप ये 3 नदियां लिख सकते हो। ये नदियां लंबी हैं और जो हैं अनेक महत्वपूर्ण और बड़ी हेल्पर रिवर्स हैं जो हैं इनसे आकर मिलती हैं। ठीक है, यानी कि इसकी जो जॉइंट रिवर्स जो होती है ना वो आकर इससे मिलती हैं। किसी नदी और उसकी सहायक नदियों, ठीक है, किसी नदी और उसकी सहायक नदी जो होती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को ही बोलते हैं रिवर सिस्टम, यानी कि ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। सहायक नदी जो होती है ना उनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक है, तो सहायक नदी ये हो गई। आप यहाँ पे आपको कहा गया सिंधु नदी के बारे में बात करेंगे। तो सिंधु नदी का जो तिब्बत है, ठीक है, तिब्बत जो है वो मानसरोवर झील के पास तिब्बत में है, और पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है, ठीक है, घुसती है, तो अब इंटर करती है। अब इसी पार्ट में ये बहुत ही सुंदर दर्शन है गाज का निर्माण करती है, और इस क्षेत्र में बहुत सी ट्रिब्यूटरीज नदियां हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, जैसे कि एक ले लेते हैं हम जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए में पर्वतीय से क्षेत्र से जो है बाहर निकलती है, और सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है, और इसके बाद ही नदी दक्षिण की तरफ बहती है, और लास्ट में कराची से पहले की और अरब सागर में मिल जाती है। तो सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत स्लो है, और सिंधु नदी जो है, ठीक है, सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी का जो फ्लो है वो 1/3 से कुछ ज़्यादा भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में जो बचा हुआ पार्ट है पाकिस्तान में स्थित है। कितना? 2900 किलोमीटर लंबी है। सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। ठीक है, सिंधु नदी। अब चलो देखते हैं आगे। ये आपकी कुछ फेमस नदियाँ और झीलें दे रखी हैं आपको यहाँ पे, मतलब कि मेजर रिवर्स एंड लेक्स, ठीक है, ये दे रखे हैं। चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ दिया गया है कि अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, गंगा नदी का सिस्टम। तो गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी जो है वो हार्ड वाटर गंगोत्री हिमालय से निकलती है, और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। अब यहाँ पर कहा गया है
कि हरिद्वार के पास गंगा जो है, ठीक है, हरिद्वार के पास जो गंगा है उसके जितने भी पर्वतीय भाग है वो उनको छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उसके बाद जो गंगा नदी है, हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं और इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, घाघरा और कौन कौन सी हैं, गंडक और कोसी। ये जो है ये यमुना नदी हिमालय की यमुनोत्री हिमानी से निकलती हैं और ये जो नदी है, ठीक है, ये नदी जो है ये गंगा नदी के दाहिने किनारे के समांतर पैरेलल बहती हैं और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती हैं। घाघरा, गंडक और कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं और इनके कारण हर एक साल उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बाढ़ पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वो नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन क्या करती है, देती हैं, ठीक है, और किसान योग्य भूमि बना देती हैं। अब देखो, अब हमें कहा गया है कि बाएं और दाहिने किनारे, अब मैं बात कर रही हूँ कि द मेन ट्रिब्यूटरीज की, ठीक है, तो वहाँ पर नदियाँ चंबल, बेतवा और सोन हैं। ये क्या होती हैं, ये जो नदियाँ हैं ये राइज फ्रॉम सेमी, यानी कि ये सेमी क्षेत्रों से निकलती हैं और इनकी लंबाई कम और इनमें पानी की मात्रा भी जो है कम होती है, ठीक है। फिर कहा गया है कि इनकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। अब आपको क्या करना है, ज्ञात करो कि नदियाँ कैसे और कहाँ गंगा में मिलती हैं। तो अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि बाएं और दाहिने किनारे, ठीक है, यानी कि राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं वहाँ के पानी के पूरे होकर गंगा जो है वो फ्लोज करती है कहाँ पर, ईस्ट वर्ड्स पर, ठीक है, ईस्ट वर्ड्स पर क्या करती है, फ्लो करती है। फिर ये गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी जो है दो भागों में बांटी जाती है, यानी कि दो भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी, हुगली, ठीक है। उसके बाद दक्षिण की तरफ बहती है और डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी जो है ना वहाँ पे मिल जाती है और वहाँ की जितनी भी जो मुख्य धारा है वो दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में एंटर करती हैं और ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है और लास्ट में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में मिल जाती हैं और मिलने से पहले, ठीक है, मेघना के नाम से जानी जाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के पानी वाली ये बड़ी नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इन नदियों के द्वारा बनाई गई डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब देखो, ये आपको यहाँ पे कुछ डू यू नो दे रखा है कि क्या आप जानते हैं, तो ये भी जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको दे रखा है, इसमें फर्स्ट जो आपको दे रखा है तो इसमें कहा गया है कि सिंधु जो है, ठीक है, सिंधु नदी जो है वो वाटर समझौता संधि के कुछ आर्टिकल्स पर क्या करती है, कुछ आर्टिकल्स के अनुसार 1960 के अनुसार भारत इस नदी के प्रकल्प के संपूर्ण जल का केवल 20% वाटर यूज़ कर सकता है। इस वाटर का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं, ठीक है। पूछा जाए क्वेश्चन एग्जाम में तो आप जो है जवाब दे सकते हैं, ये भी ज़रूरी है। उसके बाद हमने सुंदरवन डेल्टा के बारे में देखा, तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि क्या आप जानते हैं, द सुंदरवन डेल्टा derived its name from the सुंदरी ट्री विच ग्रोज वेल इन मार्शलैंड, यानी कि सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाली सुंदरी ट्री जो था वहाँ से लिया गया। फिर कहा गया है कि सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से ग्रोथ करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब आपको कहा गया है कि गंगा की लंबाई जो है वो पूरी 2500 किलोमीटर यानी कि 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब चित्र आपको यानी कि फिगर 3.4 में देख सकते हैं कि आप गंगा नदी के जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको पहचान सकते हैं। अंबाला नगर सिंधु और गंगा नदी के सिस्टम के बीच वाटर डिवीज़न पर स्थित है और अंबाला से सुंदरवन जो है सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, लेकिन इसकी ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर, ठीक है,
300 मीटर है। दूसरे शब्दों में हर एक 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। ठीक है, इसलिए इन नदियों में ज़्यादा बड़े बड़े जो हैं क्या बन जाते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े मींडर्स बन जाते हैं, विसर्ग बन जाते हैं। मींडर्स को हिंदी में विसर्ग बोला जाता है। उसके बाद ये रखे द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्र नदी का सिस्टम कैसा है, तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो क्या करती है, वो तिब्बत की मानसरोवर झील के पास और सिंधु और सतलुज के रिसोर्स के काफ़ी नज़दीक से निकलती है और इसकी लंबाई सिंधु से कुछ ज़्यादा है, लेकिन इसका ज़्यादातर रास्ता भारत से बाहर स्थित है और ये हिमालय के पैरेलल पूर्व की ओर बहती है। नामचा 12वां शिखर जो है, ठीक है, उसके पास पहुंचकर ये अंग्रेज़ी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के पास, गॉर्ज जो है ना, गॉर्ज के पास से प्रवेश करती है। उसके बाद यहाँ इसे दिबांग के नाम से जाना जाता है और दिबांग जो है, ठीक है, दिबांग। तो दिबांग जो है, दिबांग तो हमने देख लिया। अब दिबांग लोहित, कैनुला और दूसरी जो ट्राइबेट्स रिवर्स हैं इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का जो है निर्माण करती है। अब डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि तिब्बत एक शीत और ड्राई एरिया बोल सकते हैं एक तरीके से हम, तो ड्राई एरिया है। ठीक है, तिब्बत जो है वो क्या है, तिब्बत की बात करें तो तिब्बत रिवर जो है वो बहुत ही शीत और शुष्क क्षेत्र है, ठंडा भी है, ड्राई भी है, ऐसा क्षेत्र है, एरिया। और यहाँ इस नदी में वाटर और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में हाई, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर एरिया से होकर ये गुजरती है और यहाँ नदी में वाटर और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है और बहुत सी नदी के जो द्वीप हैं उनका निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप का नाम याद है? हर एक साल, ठीक है, हर एक साल जो बारिश का मौसम होता है उसमें ये नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, उत्तर भारत की और भी नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट जो है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसके कारण नदी का जो सरफेस है वो बढ़ जाता है और ये बार बार अपनी धारा के मार्ग में जो है चेंज होने लगता है। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि द पेनिसुलर रिवर्स। पेनिसुलर रिवर्स की बात करूं तो ये कहा गया है कि पेनिसुलर जो है भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट द्वारा होता है इसका निर्माण, वेस्टर्न घाट। तो जो वेस्टर्न घाट के पास उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है वो पेनिसुलर पार्ट की ज़्यादा मुख्य नदी है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये इसके पास बहती है, पास की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं और पश्चिम घाटी से पश्चिम में बहने वाली और जो छोटी छोटी फ्लोज जो हैं, ठीक है, धाराएं हैं, ये नर्मदा और तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारंतमुख का निर्माण करती हैं। तो पेनिसुलर रिवर्स की जो भी ड्रेंज बोल सकते हो, ड्रेंज क्या बोलेंगे उसको, ड्रेंज पैसेज जो होते हैं उनमें आकर क्या हो जाती हैं, ये थोड़ी छोटी हो जाती हैं। ठीक है, मतलब मैं बोलूँ तो ये कंपेरेटिवली कैसी हो जाती हैं, कंपेरेटिवली छोटी हो जाती हैं साइज में। तो अब जो है वीडियो यहाँ पर मैं ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जो है इसका पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूँगी बिकॉज वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।